कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस एक मोड़ लेकर कहीं थम जाती हैं ताकि सही वक्त पर उन्हें दोबारा जिया जा सके। ये बीती कहानियों के पुराने पन्ने हमारे आसपास हर जगह बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। जैसे कि जंगल सिर्फ जहरीले पेड़ पौधों और खूंखार जानवरों का मेला नहीं, बल्कि राजों में लिपटी हजारों दास्तानों की एक खामोश किताब है जो खुलने के लिए सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी। रात का घना अंधेरा छाया हुआ था, आसमान में चांद पर भी लाल रंग चढ़ा था। जंगल के बीचों बीच 2 चिताएं तैयार की गई थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन लकड़ियों के ढेर पर मुर्दों को नहीं, बल्कि 2 जिंदा प्रेमियों को बांधा गया था। उन चिताओं को भीड़ ने घेर रखा था। अंधेरे में बस उनके चमड़े के कपड़े चमक रहे थे और मुंह से सभी कोई मंत्र पढ़ रहे थे। एक उदास धुन बज रही थी जिस पर वो सभी नाच रहे थे। तभी उस भीड़ का मुखिया आगे बढ़ा और जोर से चीखा, काल केतु, काल केतु। ये नाम सुनते ही भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। मुखिया आगे बढ़ा, उसके हाथों में मशाल थी। उसने लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी। वीर और प्रिया ने एक आखिरी बार एक दूसरे की ओर देखा, बिना कुछ कहे। बस उनके आंसू आग की लपटों में सूख रहे थे। आग की लपटें उनके शरीर को चीरती हुई ऊपर उठी। चीखें जैसे धरती से उठती आत्माओं की आवाज बनकर गूंजने लगी। उनका मांस चटक चटक कर जल उठा। हड्डियां तपती आग में झरझरा गई। कानों को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी, ये प्यार हर जन्म में लौटेगा जब तक काल केतु ना मिट जाए। हेल्प, हेल्प! रौनक की नींद अचानक खुल गई। माथे से पसीना टपक रहा था, सांसें तेज थीं। रौनक को जलने की सेंसेशन हुई। उसका ध्यान अपने शोल्डर के बर्न मार्क पर गया। अगर ये सिर्फ ड्रीम था तो फिर ये मार्क जल क्यों रहा है? उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। सिद्धार्थ का कॉल था। व्हाट्सअप ब्रो? सिड यार, आज फिर से वही ड्रीम नहीं, इट वॉज अ नाइटमेयर। अपने सपने से बाहर निकल। अपना चाइल्डहुड ड्रीम फाइनली पूरा होने जा रहा है। बैग्स आर पैक्ड, कार इज रेडी, वी आर गोइंग टू नैनीताल। आर यू रेडी? आई सो नीड दिस ट्रिप मैन, लेट्स गो। अनीश ड्राइव कर रहा था। रौनक फ्रंट सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था और सिद्धार्थ पीछे वाली सीट पर फैल गया था। फाइनली लिविंग आवर दिल चाहता है ड्रीम गाइस। कैसा लग रहा है अनीश? अमेजिंग! कितने दिनों बाद 5th गियर में गाड़ी चला रहा हूँ यार, वरना हर रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में धक्के खा खा कर पक गया था। वैसे भी जॉब चेंज करना था, डाल दी छुट्टी। तुम कॉर्पोरेट मजदूरों की तो कहानी ये है। मैं खुद अपना बॉस हूँ। मैंने खुद को बोला, बॉस छुट्टी चाहिए। मैंने खुद को ही जवाब दिया, अरे बिंदास ले ले छुट्टी, रिचार्ज होकर आ, फिर काम करेंगे। अबे ऐसे खुद से बात करने वालों को क्रिएटिव नहीं, पगलैट बोलते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, कॉल मी अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर। चुब्बे वेले। ठीक है, अब देख, तेरी एक भी फोटो नहीं निकलेगी, सिर्फ रौनक और मेरी फोटोज खींचूंगा। क्या बोलता है रौनक? लेकिन रौनक का ध्यान उनकी बातों पर था ही नहीं। वो बाहर के नजारों में खोया हुआ था। अबे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को वो धुन सुनाई दी? धुन? व्हाट धुन? अरे ये जंगलों से आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग कुछ चैंट कर रहे हो। रौनक मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तेरी आईटी की जॉब बहुत बोरिंग है। बॉस की डांट खा खा के तेरे कान पक गए हैं, लेकिन अब तो तेरे कान बजने भी लगे हैं। हाँ यार, कोई धुन वो नहीं सुनाई दे रही है। That's strange. रौनक ने बाकी रास्ते में कुछ नहीं कहा। उसे अपने दोस्तों के सामने अजीब नहीं दिखना था। वो इस ट्रिप पर बस एंजॉय करने आया था।
उसे अपने प्रॉब्लम से एस्केप चाहिए था, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम से एस्केप नहीं बल्कि उन्हीं की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नैनीताल के पास वाले घने जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। इसी जंगल में टेंट लगाकर कुछ दिन कैंपिंग करने का उनका प्लान था। रात के 11 बजे थे। कैंप के बाहर बॉनफायर के सामने तीनों दोस्त बैठकर एंजॉय कर रहे थे। भाई साहब, किसी भी 5 स्टार रूफटॉप रेस्टो बार वो मजा नहीं दे सकता जो जंगल के बीचों बीच बैठकर खुले आसमान के नीचे विस्की पीने में है। लगता है तू यहाँ बस दारू पीने आया है। अबे आसपास देख, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। शहर में बैठकर हम इंसान अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन नेचर के पास आते ही समझ आ जाता है कि इस जंगल और जंगली जानवरों के सामने अपनी कोई औकात नहीं है। इस जंगल में शेर वगैरह भी है क्या? नहीं, सिर्फ जानवर नहीं, और भी बहुत कुछ। क्या? कुछ नहीं। अबे तू ट्रिप पे आया है चिल करने, थोड़ा रिलैक्स तो कर। ऐसे कौन से ख्यालों में खोया हुआ है यार? पता नहीं यार, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या। इसकी बातों से तो मेरी फट रही है। अबे कैसा फट्टू है तू, कल रैपलिंग क्या खाक कर पाएगा? चल एक एक पैग और बना। रौनिक तू भी पिएगा ना? हाँ, तू पैक बना, मैं अभी आया। अबे क्या पेड़ों को पानी डालने जा रहा है? अनीश और सिद्धार्थ के हंसने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। रौनिक थोड़ी दूर चला। अब कैंप फायर दिखना बंद हो गई थी। जंगल का अंधेरा गहरा हो रहा था। एक पेड़ के पास हल्का होकर वो वापस आने के लिए मुड़ा, तभी वही ट्यून। रौनिक उस धुन की तरफ मानो खींचा चला जा रहा था। वो कैंप फायर की लोकेशन से दूर दूर जा रहा था, जंगल के घने अंधेरे में, जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। चलते चलते वो एक खंडहर जैसी जगह तक पहुंच गया, जैसे कोई पुराना मंदिर जो जमीन में धंस गया हो। उस मंदिर का सिर्फ शिखर दिख रहा था और उस पर एक अजीब सा चित्र, अजीब सा सिंबल बना हुआ था। ये तो कोई ज्योमेट्रिक सिंबल जैसा है, और मैंने शायद इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? रौनिक को सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तभी अंधेरे से उसने एक डरावनी सी दहाड़ सुनी। कुछ तो रौनिक के ऊपर कूद पड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। एक खूंखार जानवर वो गुर्राते हुए पास आ रहा था। रौनिक जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन तभी वो जानवर रौनिक पर कूद पड़ा और उसके मुंह पर वार करने लगा। रौनिक अब चीख भी नहीं पा रहा था। ऐसा जानवर रौनिक ने पहले कभी नहीं देखा था। अपने तेज नाखूनों से उसने रौनिक के चेहरे पर एक जोरदार वार किया। खून से जमीन लाल हो गई। रौनिक की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। अबे तूने वो चीख सुनी? वो तो रौनिक की आवाज थी यार। अनीश और सिद्धार्थ आवाज के डायरेक्शन में मोबाइल टॉर्च चालू करके चलने लगे। ओह शिट, वो रौनिक है क्या? फक, किसी जानवर ने उसके चेहरे पर अटैक किया है। कितना खून बह रहा है। What should we do? शिट, क्या करे? हॉस्पिटल। मैं मैप्स में देखता हूँ, आसपास कोई हॉस्पिटल है या नहीं। यहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसे उठाने में मेरी मदद करो, मैं इसका इलाज करूंगा। सिद्धार्थ और अनीश चौंक गए। अंधेरे से रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। हाथ में एक लैंटर्न लिए कोई झाड़ियों में से बाहर आ रहा था। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी। उसने एक मैली सी धोती पहनी थी और एक शॉल लपेटी थी। उसका चेहरा अंधेरे में गुम था, बस उसकी आंखें रौनिक पर टिकी हुई थीं। आप? घबराओ मत, मैं कोई डाकू नहीं हूँ। इसी जंगल में सारी उम्र रहा हूँ। पेड़ पौधों को भली भांति समझता हूँ। लोग मुझे वैद्य धीरज के नाम से जानते हैं। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। चलो, जैसा कहा है वैसा करो। अनीश और सिद्धार्थ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने रौनिक को उठाया और वैद्य धीरज के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलते ही एक छोटी सी झोपड़ी नजर आने लगी। एक 20-21 साल की लड़की
बरामदे में खड़ी थी। उसने ढीला सा कुर्ता पजामा पहना था। जंगल में रहकर भी वो लड़की समझदार और पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। आशा, बेटा मदद करो इन लड़कों की, इनका दोस्त घायल हुआ है। कैसे? इस जंगल में हर हादसे का कारण एक ही होता है। चलो, समय नहीं है इस लड़के के पास, बहुत खून बह चुका है। पूर्णिमा की आधी रात में एक धुंधले से दिए की रोशनी में वैद्य धीरज रौनिक की मरहम पट्टी करने में लग गए। आशा उनकी मदद कर रही थी। अनीश और सिद्धार्थ डर कर बस चुपचाप देख रहे थे। तभी अचानक वैद्य धीरज रुक गए और रौनिक के चेहरे से बहता खून अपनी उंगलियों पर लेकर उसे अजीब तरह से देखने लगे। क्या हुआ बाबा? ये खून साधारण नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ जाग रहा है, जैसे कोई शक्ति। कैसी शक्ति? पता नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो शक्ति इंसानी नहीं है। वैद्य की बात का असर उस कमरे में मौजूद सभी पर हुआ। रौनिक होश में नहीं था, लेकिन उसके सपने अभी भी उस पर हावी हो रहे थे। वो यादें, वो घटनाएं सब लौट आ रही थीं। एक बार फिर उसे वो धुन सुनाई देने लगी। वो ज्योमेट्रिकल सिंबल अब आग में चमकने लगा, वही आग जिसमें वीर और प्रिया जल रहे थे। तभी एक शैतानी आवाज रौनिक के कानों में फुसफुसाती है। काल केतु लौट रहा है।